यह कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर शिकी की। शिकी की आंखों के सामने ही उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जैसे ही यह घटना होती है, शिकी के अंदर छिपी हुई ओनी यानी कि डीमन की ताकत जाग जाती है और वह अचानक एक बहुत ही डरावनी डीमन में बदल जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बच्चे को बचाकर ले जा रहा होता है। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि शिकी ही होता है। उस आदमी का एक स्टूडेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी नहीं रुकता क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि शिकी कोई गलत रास्ता नहीं चुनेगा। आगे हमें बताया जाता है कि बहुत पहले दुनिया में बेहद खतरनाक और बेहरम ओनी हुआ करते थे। ये ओनी इंसानों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन तभी एक इंसान सामने आया, मोमोतारो। मोमोतारो ने ओनी का मुकाबला किया और कई ओनी को मार डाला। यही से मोमोतारो क्लैन और ओनी क्लैन के बीच की जंग शुरू हुई जो आज तक चल रही है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ हम शिकी को देखते हैं जिसे गन्स बनाने का बहुत शौक होता है। उसने अपने कमरे में कई तरह की गन्स और वेपन्स बना रखी होती हैं। शिकी अपने दोस्त से फोन पर बात ही कर रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि अरे यार, उसे तो स्कूल से ही निकाल दिया गया है। अब यह सुनकर शिकी सोचने लगता है कि अब यार आगे क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि शिकी के पिता सुयोशी वहाँ पर आ जाते हैं और वे गुस्से में शिकी के सिर पर एक जोर का पंच मारते हैं। हम देखते हैं कि सुयोशी को भी पता चल चुका होता है कि शिकी को स्कूल से निकाल दिया गया है। उन्हें शिकी की बनाई हुई गन्स और वेपन्स बिल्कुल समझ नहीं आती। असल में दोस्तों, सुयोशी का काम लिकर बिजनेस का होता है। हम देखते हैं कि शिकी और सुयोशी का रिश्ता थोड़ा टेंशन प्लस कॉमेडी वाला होता है। शिकी जानबूझकर ऐसे दिखाता है जैसे उसे अपने पापा बिल्कुल पसंद नहीं है। वह उनसे साफ साफ कहता है, यार देखिए डैड, कुछ भी हो जाए पर मैं आपके जैसा इंसान तो कभी नहीं बनूंगा। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है। हमें पता चलता है कि सुयोशी शिकी के असली पिता नहीं है। ये बात शिकी को पहले से पता होती है। शिकी अपने पापा से कहता है कि मुझे बहुत राहत है कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। यह सुनकर सुयोशी को अंदर से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह शिकी से कहता है कि ऐसी बेकार बातें ना करे। तभी हम देखते हैं कि शिकी के फादर को एक कॉल आती है। हमें पता चलता है कि सुयोशी को लिकर की एक डिलीवरी का ऑर्डर मिला है। उधर दूसरी तरफ शिकी अपनी गन से एम कर रहा होता है और वह जैसे ही ट्रिगर दबाता है तभी पीछे से अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है और चारों तरफ बहुत ज्यादा धूल फैल जाती है। शिकी हैरान होकर देखने लगता है कि आखिर हुआ क्या। तभी अचानक काले रंग के पार्टिकल्स यानी कि ब्लैक मिस्ट शिकी के पैरों को पकड़ लेते हैं और उसे नीचे की तरफ खींचने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये सब एक आदमी कर रहा होता है और यह आदमी खास शिकी को मारने के लिए आया होता है। उसी समय अचानक एक कार आकर उस आदमी को जोर से टक्कर मारती है। हम देखते हैं कि कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि शिकी के पिता होते हैं। सुनो शिकी, जल्दी कार में बैठो। शिकी फटाफट कार में बैठता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी उस आदमी का बाल भी बाका नहीं होता। डैड, आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन करेंगे? सुनो शिकी, अभी सवाल जवाब करने का कोई टाइम नहीं है। हमें फौरन देश छोड़कर जाना होगा। क्या पागल तो नहीं हो गए आप? तो सुनो, मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तुम एक ओनी यानी कि डीमन के वंशज हो और जो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है वो मोमोतारो का वंशज है। यार आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो सब सर के ऊपर से जा रहा है। मुझे पता ही था कि तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही सच है। अरे यार, क्या मसला है ये? तभी वह आदमी कार के ऊपर आ जाता है और सुयोशी पर हमला करता है। वह कार की विजिबिलिटी ब्लॉक कर देता है और इंजन को ब्लास्ट कर देता है। हम देखते हैं कि सुयोशी पहले शिकी को कार से बाहर निकालता है, फिर वह खुद बाहर कूद जाता है और अगले ही पल कार ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद वह आदमी शिकी को पकड़कर एक वेयर हाउस में ले जाता है। यहाँ वह अपनी पावर से शिकी को पूरी तरह से बांध देता है। अब हमें उस आदमी के बारे में पता चलता है। उस आदमी का नाम होता है सादो मारो मोमोया। असल में वह मोमोतारो एजेंसी से होता है और उसका काम होता है ओनी को ढूंढकर मारना। उसे पता होता है कि शिकी में भी ओनी ब्लड है, इसलिए वह शिकी को खत्म करने के लिए यहाँ आया होता है। यार आखिर ये बंदा है कौन? इतनी तेज कार हिट के बाद भी ये बंदा आखिर मरा क्यों नहीं? आखिर यार ये कौन से मिट्टी का बना है? तभी हम देखते हैं कि वह सुयोशी आ जाते हैं। शिकी, मैंने कहा था ना, मोमोतारो की कहानी पूरी तरह से सच है। सुनो, हजारों सालों से मोमोतारो और ओनी के बीच युद्ध चल रहा है। यह युद्ध जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। मोमोतारो के वंशज ने मिलकर मोमोतारो एजेंसी बनाई और ओनी डर के मारे इंसानों के बीच छुपकर रहने लगे। असल में मोमोतारो के वंशज अपनी पावर से वेपन्स बनाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सादोमारे अपनी पावर से वेपन बनाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि सुयोशी भी वही पावर यूज करता है। तभी सादोमारे सुयोशी पर हमला करता है, लेकिन सुयोशी उसकी अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर सुयोशी और सादोमारे को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि यह ब्लैक मिस्ट पावर सिर्फ मोमोतारो ब्लड लाइन वाले ही यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर शिकी के पिता उसे अपनी पूरी सच्चाई बताते हैं। शिकी, मेरा असली नाम सुयोशी मोमोगवारा है और मैं मोमोतारो एजेंसी का फॉर्मर मेंबर रह चुका हूँ। अब दोस्तों ये सुनकर शिकी पूरी तरह से
शॉक में चला जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुयोशी मोमोगवारा वही इंसान है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और वो जो दूसरा आदमी था वो और कोई नहीं बल्कि सादोमारे मोमोया था। इसका मतलब ये हुआ कि सुयोशी सादोमारे का सेनपाई रह चुका है। असल में सुयोशी ने एक ओनी यानी कि शिकी को अपने साथ रखा हुआ था, और इसी वजह से मोमोतारो एजेंसी ने सुयोशी को भी एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे दिया था, और यही ऑर्डर पूरा करने के लिए सादोमारे यहाँ आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त अटैक होते हैं। इसी बीच शिकी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब आखिर चल क्या रहा है, और उसके डैड ने उससे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। सेनपाई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप एक ओनी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? ओनी तो इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। पर हम देखते हैं कि सुयोशी इसका कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद सुयोशी सादोमारे को पीछे धकेलता है और अटैक करने जाता है, लेकिन तभी सादोमारे अपनी ब्लैक मिस्ट पावर से बहुत तेज वार करता है। सुयोशी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। उनका ब्लैक मिस्ट वैनिश हो जाता है और उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगती है। अब ये देखकर शिकी बहुत ही परेशान और गुस्से में आ जाता है। अब सुन हरामजादे, मैं तुझे मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं कि सादोमारे शिकी को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन तभी सुयोशी सादोमारे का पैर पकड़ लेता है। एक पिता को अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, मैं जरूर उसे प्रोटेक्ट करूंगा। वह मेरा बेटा है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है, और तुम सिर्फ उसके ब्लड की वजह से उसे मारने जा रहे हो। सुनिए सेनपाई, क्या आप अपने ही बच्चे को उन हाथों से पकड़ पाओगे जिन हाथों से तुमने कितने मासूम बच्चों को मारा है? इसके बाद सादोमारे उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और वह ब्लैक मिस्ट से एक स्वॉर्ड बना लेता है। यह सब देखकर शिकी का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिकी बेशर्क ओनी फॉर्म में बदलने लगता है। सादोमारे ये बात नोटिस कर लेता है, लेकिन जब वह शिकी को देखता है तो वहाँ पर शिकी नहीं होता, और अगले ही पल शिकी अचानक सामने आकर कई गन से सादोमारे पर अटैक कर देता है। सादोमारे अपने वेपन से अटैक को ब्लॉक करता है, पर शिकी पूरी तरह से बेशर्क फॉर्म में होता है। वह लगातार सादोमारे पर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि सादोमारे एक ही अटैक में शिकी का एक हाथ काट देता है, लेकिन हम देखते हैं कि शिकी का हाथ तुरंत रीजनरेट हो जाता है। अब सादोमारे यहाँ पर घबरा जाता है और वह बताता है कि ओनी अपने ब्लड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक चीज यह है कि ओनी अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं और अनकंट्रोलेबल बेशर्क मॉन्स्टर बन जाते हैं। उस वक्त शिकी उसी हालत में होता है। इसके बाद शिकी अपनी पावर से कई ब्लड गन्स बना लेता है और सादोमारे पर अटैक करता है। हम देखते हैं कि सादोमारे बड़ी मुश्किल से अटैक्स को ब्लॉक करता है। तभी उसके सामने अचानक एक मिसाइल आ जाती है, लेकिन वह उसे डॉज कर लेता है। सादोमारे जंप करके शिकी पर अटैक करता है, लेकिन वह खुद बहुत थक चुका होता है। हम देखते हैं कि शिकी को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। शिकी तेजी से पास आता है और एक जोरदार किक मारता है। सादोमारे दीवार से टकरा जाता है। अब बेशर्क शिकी उसके ऊपर चढ़ जाता है और कई वेपन से उस पर अटैक करता है, लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि शिकी ने सादोमारे को मारा नहीं होता। वह अपनी विल से बेशर्क फॉर्म हटा देता है। अब यहाँ पर शिकी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ, पर हम देखते हैं कि सादोमारे उसे बताता है मेमोरी लॉस और बॉडी म्यूटेशन की वजह से शिकी इस कंफ्यूजन स्टेज में है। हम देखते हैं कि सादोमारे का एक हाथ टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी वह ब्लैक मिस्ट वेपन बनाकर शिकी को मारने आता है। लेकिन तभी सुयोशी बीच में आकर शिकी को प्रोटेक्ट करता है। वह अपनी ब्लैक मिस्ट स्वॉर्ड सादोमारे के पेट में घुसा देता है। ओनी को देखने के बाद भी आप अपने फैसले पर अड़े हुए हैं सेंसेई। इसके बाद हम देखते हैं कि सुयोशी को शिकी का बचपन याद आ जाता है। वो अपने आखिरी पल में यह सोचते हैं कि यार वो दिन में आखिर क्या दिन थे, और इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होते हैं। हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। सादोमारे उन दोनों को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। डैड आप रुकिए, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नहीं शिकी रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। कम से कम इन आखिरी पलों में मुझे तुमसे बात करने दो। मुझे माफ करना कि मैंने ये सब तुमसे छुपाया। यह सब तुम्हारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा। वह तुम्हें मार देते सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर ओनी ब्लड था, और ये सब मैं अपने बेटे से कैसे कह पाता। अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि मोमोतारो और ओनी दोनों को हरा सको, ताकि तुम आजादी से जी सको। नहीं डैड, मुझे ये ड्रामेटिक बातें नहीं चाहिए। मुझे मेरे पुराने डैड चाहिए जो मुझ पर चिल्लाते थे, जो मुझे इडियट कहते थे। शिकी कितना अच्छा होता अगर ओनी और मोमोतारो एक साथ शांति से रह पाते। इतना कहने के बाद सुयोशी मोमोगवारे की मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि शिकी जोर जोर से वहीं पर रोने लगता है। वह अब पूरी तरह से टूट चुका होता है। तभी अचानक एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और वहीं पर शिकी को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद हमें मोमोतारो एजेंसी की एक सीक्रेट मीटिंग दिखाई जाती है। यह लोग स्पीकर्स के जरिए आपस में बात कर रहे होते हैं। सादोमारे मोमोया ने जो
एक्शन लिया था उससे मोमोतारो एजेंसी खुश नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ह्यूमंस को उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चले। और इस समय मोमोतारो फैक्शन खुद कमजोर हालत में है, लेकिन फिर भी उनका मिशन साफ क्लियर होता है, ह्यूमन सोसाइटी में छुपे सभी ओनी को ढूंढकर खत्म करना। इसके बाद हमें ओनी साइड दिखाई जाती है। यहाँ एक लीडर टाइप ओनी को बताया जाता है कि कुछ नए ओनी मिले हैं। ओनी लीडर कहता है, सबका टेस्ट करो, कम से कम इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आने वाले सर्वाइवल टेस्ट पास कर सके। सुनिए, आज मुझे एक और नया ओनी मिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कैपेबल है। बहुत ही अड़ियल टाइप का लड़का है ये। हमें यहाँ साफ दिखता है कि उसे शिकी बिल्कुल बेकार लग रहा होता है, पर फिर भी ओनी लीडर कहता है उसे फिर भी एक चांस दो। अब कुछ देर के बाद हमें शिकी दिखाई देता है। शिकी बंधा हुआ होता है और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। उस आदमी का नाम होता है नाइतो मुदानो। अब यहाँ पर नाइतो बताता है कि वह भी शिकी की तरह एक ओनी है। शिकी अभी अभी बेहोशी से जागा होता है। मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ लाया गया है, तुम्हारे पिता की बॉडी को सेफली रख दिया गया है। इसके बाद वह बताता है कि शिकी को यहाँ लाने के दो कारण हैं। पहला है इवोल्यूशन एंड सेकंड होता है रिट्रीवल। देखो बच्चे, ब्लैक मिस्ट को कंट्रोल करने वाले होते हैं मोमोतारो। मोमोतारो एजेंसी यानी कि मोमोतारो के वंशज की ऑर्गेनाइजेशन, और उनका काम होता है ओनी को खत्म करना, और इसके उल्टे होते हैं ओनी एजेंसी। अब यहाँ एक टेस्ट होगा कि तुम ओनी एजेंसी को ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं। सुनो, अब तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। हाँ, जानता हूँ तुम्हारे मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तुमने मुझे ऐसे बांध कर क्यों रखा? मेरे डैड आखिर है कहाँ? अगर उनकी बॉडी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। पर तभी शिकी के इस बिहेवियर पर नाइतो उसका एक पॉइंट काट देता है। पर आगे हम देखते हैं कि शिकी उससे उल्टी सीधी बातें करता रहता है और नाइतो उसके पॉइंट्स कम करते रहता है। यार, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहे तो तुम्हारा इवोल्यूशन फेल हो जाएगा। यार, आखिर ये आदमी है कौन और मुझे यहाँ बांध कर रखा क्यों है? इसके बाद वह पूरी कोशिश करता है खुद को शांत और फोकस रखने की। यार, ये सब तुम क्या कह रहे हो? सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। मुझे इवोल्यूशन वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। तो प्लीज ऐसा करो, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं ऐसा हश्र करूंगा कि तुम वो कभी सोच भी नहीं सकते। मुझे सिर्फ अपने डैड के कातिल से बदला लेना है। लेकिन हम साफ देख सकते हैं कि शिकी से खुद को कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता। यार, अपने ये चीप लुक मुझे मत दिखाओ। अब ये सुनकर शिकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब नाइतो यहाँ पर समझ जाता है कि शिकी का इवोल्यूशन नॉर्मल एक्सप्रेशन से नहीं हो सकता। इसके बाद वह शिकी के पास आता है और वह अपनी टाई को शिकी के गले में डालकर उसे हवा में उठा लेता है। अब यहाँ पर शिकी की हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी सांस वहीं पर रुकने लग जाती है। बच्चे, किसी भी क्रिएचर का असली नेचर तभी सामने आता है जब वह मौत के बहुत करीब होता है। अगर मरना नहीं चाहते तो अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करो और सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। हम देखते हैं कि शिकी की हालत यहाँ बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। उसकी आंखों से खून निकलने लग जाते हैं। अब नाइतो को लगता है कि शिकी सिर्फ एक फेलियर है, लेकिन तभी शिकी अपनी ब्लड को मैनिपुलेट करके उस पर हमला कर देता है। पर नाइतो अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन वह नोटिस करता है कि शिकी बेशक एज पर पहुंच चुका होता है। इसके बाद शिकी नाइतो पर ब्लड मशीन गन से अटैक करता है, पर नाइतो अपने ब्लड अम्ब्रेला से अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब नाइतो यहाँ पर समझ जाता है कि शिकी को खुद नहीं पता कि ओनी ब्लड को कैसे यूज करना है। इसके बाद शिकी नाइतो पर डायरेक्ट अटैक करने दौड़ता है, पर हम देखते हैं कि पूरा इलाका तबाह हो चुका होता है। अब यहाँ पर हम शिकी को देखते हैं जो कि वो होश में आता है और इस बार भी उसे कुछ याद नहीं होता कि उसने क्या किया। अब जैसे ही वो अपने हाथ को देखता है वो वहीं पर हैरान रह जाता है। ओनी ब्लड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल। जब कोई ओनी बेसर्क हो जाता है तो वह अपनी मेमोरीज और खुद को भी भूल जाता है और जो सामने आता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तुम्हारा ब्लड भी तो ऐसा ही है। पर शिकी, मैं बेसर्क नहीं हूँ, मैं अपने ब्लड को कंट्रोल कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि नाइटो डिसाइड कर लेता है कि वह शिकी को डिस्क्वालीफाई करेगा। शिकी को भले ही सब कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन वह इतना समझ जाता है कि नाइटो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद शिकी अपनी प्राइड को साइड में रखता है और नाइटो के सामने झुक जाता है। सुनो नाइटो, प्लीज मुझे अपने अंडर ले लो। मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने डैड का बदला ले सकूँ। पर हम देखते हैं कि नाइटो उसे मना कर देता है। सुनो शिकी, बैटल में दिमाग का इस्तेमाल न करना यानी सीधी मौत है, और तुम बिना सोचे बेसर्क चले गए। तुम ना अपना ब्लड कंट्रोल कर सकते हो और ना ही अपना दिमाग, और मेरी नजर में तुम बिल्कुल यूजलेस हो। अब दोस्तों, ये सुनकर शिकी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करता है। इसके बाद नाइटो शिकी को मारने के लिए आता है। सॉरी शिकी, पर मैं किसी बेसर्क ओनी को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। शिकी पहले हैरान होता है, फिर उसे समझ आ जाता है कि आखिर सिचुएशन है क्या। इसके बाद शिकी पीछे भागता है और अपना हाथ घसीटते हुए नाइटो पर अटैक करने आता है। नाइटो अपनी छाती को नुकीला बना लेता है और वह प्रिडिक्ट करता है कि
4 तरीके हो सकते हैं। पहला डायरेक्ट अटैक, सेकंड स्लाइड करके पैर पर वार, थर्ड जंप करके ऊपर से हमला, फोर्थ बेहोश होकर रिट्रीट। तब शिकी जंप लगाता है। ओह, तो तुमने थर्ड ऑप्शन चुना, गुड। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिकी नाइटो के अम्ब्रेला पर जंप कर जाता है और यही हम देखते हैं कि शिकी ने पहली बार अपने ब्लड को कंट्रोल किया होता है। इसके बाद वह अपने ब्लड से एक गन बनाता है और ये सब देखकर नाइटो मुदानो भी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद शिकी नाइटो पर गोली चला देता है, लेकिन रिकॉइल की वजह से वह खुद पीछे गिर जाता है। शिकी को लगता है कि उसने नाइटो की बैंड बजा दी है, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि नाइटो ने गोली को अपनी उंगली से ही रोक लिया है। दोस्तों, ये नाइटो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है यार। अब ये देखकर शिकी पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। हाँ यार, वैसे तो मैं भी चला गया था। वहीं नाइटो सोच में पड़ जाता है, क्या इसने सच में इतनी आसानी से ब्लड कंट्रोल कर लिया? लेकिन वह ये भी देखता है कि शिकी अब भी हाफ बेसर्क में है, इसलिए नाइटो को लगता है कि शिकी के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची। वह अपनी ब्लड एक्लिप्स पावर रिलीज करने ही वाला होता है, लेकिन तभी शिकी खुद को बेसर्क होने से रोक लेता है। अब ये सब देखकर नाइटो वहीं पर रुक जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि क्या इसने सच में अपने ब्लड को कंट्रोल कर लिया। अब नाइटो यहाँ पर समझ जाता है कि शिकी ने अपने बेसर्क मोड को अपनी विल से सप्रेस किया है और ये कोई इंसिडेंट या तुक्का नहीं था। बेसर्क मोड को विल से सप्रेस करना कोई छोटी बात नहीं होती। शिकी, आखिर तुमने ये कैसे किया? अच्छा, तो तुम्हें ये जानना है, पर मैं एक कंडीशन पर बताऊंगा। अगर तुम मुझे अपने अंडर ले लो। टेढ़ साढ़े बन रहे हो, पर मैं इसके बारे में सोचूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। इसके बाद शिकी बताता है कि मुझे ओनी ब्लड के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब आपने ब्लड कंट्रोल समझाया और अपने ब्लड से अम्ब्रेला बनाया तो मैंने वही चीज कॉपी कर ली। मैंने बहुत जोर से दिमाग लगाया और उसी तरह अपने ब्लड को कंट्रोल कर लिया। अब शिकी यह कहकर बहुत खुश होता है कि वह ऐसा कर पाया। शिकी की यह बात सुनकर नाइटो भी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि शिकी जैसा बेवकूफ इतनी जल्दी ब्लड कंट्रोल कैसे कर लिया, जबकि ब्लड कंट्रोल कोई मजाक नहीं है। इसके बाद हमें नाइटो के दिमाग के अंदर दिखाया जाता है। जैसे ही इमोशन राइज होने लगता है, दिमाग में अलार्म बजने लगता है। नाइटो के इनर रैशनैलिटी शांत रहती है और कहती है, काल्म रहो, नहीं तो बेसर्क हो जाओगे। सेल्फ नाइटो इस बात को समझता है और रैशनैलिटी से ब्लड कंट्रोल डिमांड करता है। रैशनैलिटी जरूरत के हिसाब से ब्लड कंट्रोल अलाउ कर देती है और बेसर्क साइड एक कैदी की तरफ बंद रहती है और यही तरीका होता है जो नाइटो इस्तेमाल करता है। पर फिर इसके बाद हमें शिकी के दिमाग के अंदर का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही अलर्ट आता है, शिकी का ओरिजिनल सेल्फ ना रैशनैलिटी की सुनता है और ना ही बेसर्क साइड की। असल में सेल्फ शिकी दोनों से ऊपर होता है। वह दोनों को मार पीट कर टॉर्चर करके पावर छीन लेता है, यानी कि शिकी लॉजिक से नहीं बल्कि शेर विल से पावर छीनता है। अब ये सब देखकर नाइटो मोमोतारो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब आखिरकार नाइटो अपना फैसला कर लेता है और वह शिकी को अपना स्टूडेंट बना लेता है। इसके बाद नाइटो शिकी को इस जगह के बारे में बताता है। वह कहता है कि अब वो लोग हेल्स डोर स्टेप नाम के एक आइलैंड पर है, जिसे आमतौर पर ओनी द्वीप यानी कि ओनी आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड के सेंटर में रसेत्सु एकेडमी नाम का एक स्कूल है और ये स्कूल कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है। यह ओनी लोगों की एक मिलिट्री स्कूल है जहाँ मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ लड़ना सिखाया जाता है। अब ये सब सुनकर शिकी हैरान हो जाता है, लेकिन नाइटो उसे ज्यादा रिएक्ट न करने के लिए कहता है। सुनो शिकी, इस एकेडमी में अपने ब्लड को कंट्रोल करना, फाइटिंग, जनरल एजुकेशन और ओनी और मोमोतारो के बीच की हिस्ट्री सब कुछ सिखाया जाता है। अब आगे हमें पता चलता है कि शिकी यहीं के एक डोम में रहेगा, रोज ट्रेनिंग करेगा और मोमोतारो एजेंसी से लड़ना सीखेगा। हम देखते हैं कि शिकी को इन सब से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बस उसे स्ट्रॉन्ग बनना था ताकि वह अपने पिता का बदला ले सके। अब नाइटो उसे साफ कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनना पूरी तरह से शिकी पर डिपेंड करता है। अगर वह ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा तो उसे एक्सपेल भी किया जा सकता है। आगे शिकी अपनी नई जर्नी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नाइटो शिकी के रूम के बाहर खड़ा होता है उसे क्लासरूम में ले जाने के लिए। शिकी नाइटो से कहता है उसके सिर पर कुछ अजीब सा निकल आया है। अब नाइटो उसे बताता है कि ये इस बात का प्रूफ है कि शिकी का ओनी ब्लड अवेक हो चुका है और वह अपनी ट्रेनिंग के बाद अपने सिंह को अपनी मर्जी से अपीयर और डिसअपीयर कर पाएगा। इसके बाद शिकी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि वह फिर से स्कूल जा रहा है, क्योंकि उसके असल जिंदगी में तो उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। आगे नाइटो बताता है कि शिकी अकेला नहीं है जिसने टेस्ट पास किया है, लेकिन जितने भी लोग पास हुए हैं उनमें शिकी का लेवल सबसे लोएस्ट है। अरे यार, धत तेरी की बेड़ा कर खो तेरा। अच्छा शिकी, एक बात बताओ, तुम्हारे पिता के साथ आखिर हुआ क्या? नाइटो बताता है कि शिकी के पिता की बॉडी को अभी मोर्चरी में रखा हुआ है, क्योंकि उनके रिलीजन के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए उनका फ्यूनरल कैसे होगा ये फैसला शिकी को ही करना होगा। आगे दोनों क्लासरूम के बाहर पहुंचते हैं। अब शिकी यहाँ पर सोचता है कि यार अब मैं एंट्री कैसे करूं, पर दोस्तों हम देखते हैं कि नाइटो पीछे से शिकी को लात मारकर अंदर फेंक देता है, पर तभी शिकी के नाक से खून निकलने लगता है। अरे यार, नाक से खून आ रहा है मेरे, कितना एम्बैरेसिंग है। ओए मास्क वाले, तेरे पास टिश्यू है क्या? अबे चल बे, मुझसे बात मत कर। अरे यार, कितना घमंडी है तू। 200
अवसरों पे तरस तो खा। अरे अरे अरे, तेरे तो सिंह भी नहीं आया अभी, तू तो अवेक ही नहीं हुआ। ओलोलोलो बेबी ओनी। क्या कहा? बेबी ओनी? हाँ हाँ बेबी ओनी, सही सुना तूने। तभी यहाँ पर दोनों लड़ने लग जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी नाइटो अचानक पीछे आ जाता है और सबको शांत रहने के लिए कहता है। अब सब यहाँ पर हैरान होते हैं कि आखिर नाइटो यहाँ अचानक कैसे आ टपका। अब नाइटो उन्हें बताता है कि आज ओरिएंटेशन डे था, लेकिन अब ये लोग कुछ और ही करेंगे। इसके बाद नाइटो सबको शिंद्रा फॉरेस्ट ले जाता है। सुनो सब लोग, 1 घंटे के अंदर बिना पकड़े गए फॉरेस्ट से वापस स्कूल पहुंचना है। अगर पकड़े गए तो वही रिस्ट्रेन, अगर सब पकड़े गए तो गेम ओवर, और अगर टाइम में गोल पूरा नहीं किया तो एक्सपेल। क्या? अरे अरे रुको, ये कैसा गेम है यार? सुनो, इसे मजाक में मत लो, ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, ये भी तुम्हारे ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। ग्रेजुएशन के बाद तुम सब मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ फ्रंट लाइन में लड़ोगे। इसके साथ साथ नाइटो ये भी कहता है कि इस ट्रेनिंग में वे अपना ब्लड यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बेसर्क मोड में गया तो नाइटो अपना ब्लड जरूर यूज करेगा। पर तभी हम देखते हैं कि जिन पूछता है, सुनिए, अगर हम आपको मार दे तो? वाह, एटीट्यूड तो कमाल का है बच्चा तुम्हारा, पर तुम ट्राई कर सकते हो। अगर सक्सेस हो गए तो तुम तुरंत ग्रेजुएट हो जाओगे और अपने पसंद की यूनिट में असाइन कर दिए जाओगे। इसके बाद नाइटो एक बॉल अंदर फेंकता है। अब सब नोटिस करते हैं कि बॉल सिर्फ 2 ही हैं। आगे नाइटो बताता है कि 3-3 के ग्रुप बनेंगे। ग्रुप 1 में शिकी, जिन और हुमारी होगी। ग्रुप 2 में इकारी और जूजी, और ग्रुप 3 में रू और कुनिया। ग्रुप 2 और 3 के टाइम पर सिर्फ एक ही बॉल फेंकी जाएगी। अब सब समझ जाते हैं कि कम से कम 3 लोग एक्सपेल होने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि शिकी जिन के साथ ग्रुप में जाने से मना करता है, पर नाइटो उससे कहता है कि अगर वह मना करेगा तो अभी एक्सपेल हो जाएगा। अब बेचारे शिकी की यहाँ पर बेइज्जती हो जाती है और वो बेचारा वहीं पर चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर हुमारी शिकी के पास आती है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही डरी डरी और इनोसेंट टाइप की होती है। सुनो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे रास्ते में ना आऊं। अब शिकी यहाँ पर पूरी तरह से उस पर लट्टू हो जाता है। अब हमें बताया जाता है कि शिकी बचपन से ही बहुत ही बेवकूफ रहा है और लड़कियां उससे कोसों दूर रहती थी क्योंकि उन्हें उसकी शक्ल भी पसंद नहीं थी। छपरी जैसी शक्ल तो है इसकी, और वहीं आज ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई लड़की उससे ठीक से बात कर रही होती है। सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड समझो, कुछ भी हो जाए पर मैं तुम पर आज तक आने नहीं दूंगा, ठीक है? समझी ना? चलो चलो। अब शिकी पर कोई बात नहीं, मैं बस बीच में नहीं आना चाहती। अब शिकी मन ही मन सोचता है, यार ये कितनी ज्यादा हम्बल है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुमारी जिन के पास भी जाती है, लेकिन जिन उससे कुछ भी नहीं कह पाता। इससे बेचारी हुमारी घबरा जाती है और वह जिन से वहीं पर माफी मांगने लग जाती है। अब ये सब देखकर शिकी उसके पास आता है और वो हुमारी को रोने से मना करता है। अरे यार हुमारी, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। हुमारी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिकी जिन से कहता है, अबे ओए चपर कंजूस, तू हुमारी को कैसे रुला सकता है? पर हम देखते हैं कि जिन इन दोनों को जरा भी भाव नहीं देता, बल्कि उल्टा वह शिकी से कहता है, अबे सुन, तेरे जैसे बेवकूफ का गोल वैसे भी मीनिंगलेस होगा। अब ये सुनकर शिकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नाइटो ग्रुप 1 को अंदर जाने को कहता है। शिकी, जिन और हुमारी तीनों जंगल में चले जाते हैं। जिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, तभी शिकी अचानक उस पर अटैक कर देता है। हालांकि जिन आराम से अटैक को डॉज कर लेता है, पर हम देखते हैं कि शिकी ने यह अटैक इसलिए किया था क्योंकि जिन ने उसके गोल को मीनिंगलेस कहा था। जो तूने कहा था उसे वापस ले। अब यहाँ पर मामला गर्म हो जाता है। जिन भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले जिन अपना मास्क उतारता है। हम देखते हैं कि उसके होठों पर बहुत ही भयानक स्कार्स होते हैं। जिन सोचता है कि शिकी डर जाएगा, लेकिन शिकी जरा भी उससे नहीं डरता। अब ये देखकर जिन अपने हाथों के कपड़े हटाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथों पर भी बहुत सारे कट और निशान होते हैं। इसके बाद जिन अपना ब्लड एक्लिप्स रिलीज करता है। उसके हाथों पर 3 डिस्क कटर बन जाते हैं। अब शिकी यहाँ पर हैरान रह जाता है। अबे तू इतनी आसानी से ब्लड वेपन कैसे बना लेता है यार? अबे जावे, तेरी तरह नौसिखिया थोड़ी हूँ। अभी तो तेरे को ब्लड कंट्रोल करना भी ठीक से नहीं आता। सुना, अगर तू डर गया है तो भाग जा, अभी भी टाइम है तेरे पास। नहीं, मैं अपने डैड की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। अब ये सुनकर जिन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, यार असल बात यह है कि तू और मैं कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, मुझे तेरे जैसे इंसान को समझना भी नहीं है। इसके बाद शिकी अपना ब्लड निकाल कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। शिकी को समझ नहीं आता कि जिन ये सब इतनी आसानी से कैसे कर रहा है। अब शिकी लकड़ी उठाकर डायरेक्ट जिन पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिन एक ही अटैक में लकड़ी के साथ पूरा पेड़ ही काट देता है। तभी शिकी समझ जाता है कि जिन वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ वहीं हमारी शिकी और जिन को ढूंढ रही होती है। उसे पेड़ गिरने की जोरदार आवाज सुनाई देती है और वह उसी डायरेक्शन में चली जाती है। इधर शिकी और जिन की फाइट चल रही होती है। शिकी जिन के एक अटैक को डॉज करता है और पलटकर उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन शिकी को जोरदार एक पंच मारता है। शिकी लगातार उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन हर अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। शिकी को अभी समझ नहीं आ रहा कि जिन का ब्लड कंट्रोल इतना अलग क्यों है। तभी जिन फिर से उसे एक और
और पंच मारता है। अब शिकी को जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि जिन उसे ताना मारते हुए कहता है, सुन बे, तुझे हराने के लिए मुझे तो ब्लड की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये कहने के बाद जिन वहाँ से जाने लगता है। अबे कहाँ जा रहा है कमीने, रुक जा। अब ये सुनकर जिन पलटता है और उस पर ब्लड से अटैक करता है, लेकिन तभी हुमारी शिकी के सामने आ जाती है। अब यहाँ पर शिकी पैनिक कर जाता है और तभी वहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं कि शिकी ने हुमारी को बचा लिया होता है, लेकिन खुद वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिन, तूने ये ठीक नहीं किया, अब चल हुमारी से माफी मांग। लेकिन हम देखते हैं कि जिन उसे साफ मना कर देता है, अगर तू इतने कमजोर अटैक से डर गया है तो ज्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाएगा, कान खोल के सुन ले। तभी हम देखते हैं कि हुमारी अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। यार ये क्या कह रही हो तुम, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब उस कमीने जिन की वजह से हुआ है। तभी हम देखते हैं कि अचानक हुमारी की बॉडी से बहुत सारा ब्लड बाहर निकलने लगता है। उसके पास एक बहुत बड़ा ब्लड मॉन्स्टर बन जाता है। असल में ये हुमारी का ब्लड एक्लिप्स होता है, यानी कि ब्लड टाइटन। अब यहाँ पर शिकी और जिन दोनों हैरान रह जाते हैं। यार उन्हीं के पास नॉर्मल इंसान से ज्यादा ब्लड होता है, लेकिन ये हद से ज्यादा है। वहीं हम देखते हैं कि हुमारी दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, सुनो अगर नहीं गए तो ये टाइटन तुम दोनों को मार देगा। तभी ब्लड टाइटन उन पर हमला कर देता है। तभी सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। हम नाइटो को देखते हैं जहाँ उसके साथ प्रिंसिपल खड़े होते हैं। आज तो ओरिएंटेशन था और तुमने बच्चों को सीधा लाइफ डेथ असाइनमेंट दे दिया। ये सच में एक बहुत ही बड़ा बोल्ड मूव था। जी हाँ, दिन भर समझाने से अच्छा है कि उन्हें रियल लाइफ ट्रेनिंग दी जाए। तुम सच में उनकी केयर करते हो नाइटो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उनके भले के लिए ही कर रहे हो। तुम जानते हो हर साल बहुत सारे ओनी मारे जाते हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चे ही होते हैं। कुछ बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो किसी से रिलेटेड होते हैं। कुछ को जिंदा पकड़कर टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उन बेचारों का ना तो कुछ पता होता है, ना ही ये समझ आता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के वो मासूम बच्चे मार दिए जाते हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए भी कहीं कोई फेयर हेवन हो। वैसे मैं हेवन में यकीन नहीं करता। मेरे हिसाब से अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम नहीं मरोगे, और अगर सच कहूँ तो आज भी तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। अगर उन्हें बचाना है तो उन्हें स्ट्रॉन्गर बनना होगा, उनकी मदद करनी होगी। इतना कहने के बाद प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय नाइटो को एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि शिकी किसी तरह उस अचानक हुए अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी जिन सीधे उस टाइटन पर अटैक कर देता है। हालांकि टाइटन उसका अटैक आसानी से ब्लॉक कर लेती है। हुमारी तुम क्या सोच रही हो, कुछ करो, इसे रोको। माफ करना शिकी, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब शिकी की नजर हुमारी पर जाती है और वो देखता है कि उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वही टाइटन हुमारी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब साइड में से ये सब देख रहा जिन भी सोच में पड़ जाता है, क्या हुमारी की खून की अपनी कोई विल है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइटन चारों तरफ खून फैला देती है। वहीं हुमारी उस टाइटन को दीदी कहकर बुलाती है। दीदी प्लीज ये सब मत करो। अब हुमारी की ये बातें सुनकर शिकी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हुमारी शिकी से कहती है उन दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन शिकी ऐसा करने से मना कर देता है। हुमारी, अपनी आंखों के सामने किसी को मरते देखना बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तभी टाइटन जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज की लहर इतनी तेज होती है कि बाहर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। अब सब लोग यहाँ पर हैरान रह जाते हैं। आखिर हो क्या रहा है। वहीं नाइटो भी दूर से ये सब देख रहा होता है। उसी समय हम देखते हैं कि हुमारी का खून एक्लिप्स से रिलीज हो चुका है। अब सवाल ये है कि ये बच्चे इस हालत को कैसे संभालेंगे। शिकी फिर से अपनी गन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ पर शिकी का पोपट हो जाता है। वही टाइटन फिर से उस पर अटैक करती है। शिकी पीछे की ओर जंप लगाकर अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन टाइटन जमीन को फाड़ते हुए सीधा शिकी पर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि कुछ अटैक्स उसे हिट कर जाते हैं। यार इतना कमजोर तो मैं नहीं, आज तक मैंने एक भी फाइट नहीं हारी। मेरे डैड मेरे सामने मारे गए और मैं आज भी यहाँ यूजलेस बनकर खड़ा हूँ। कमजोर होना बहुत ही ज्यादा हम्लिएटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अबे रोना है तो कहीं और जाकर रो। अबे साले मैं रो नहीं रहा। तभी हम देखते हैं कि जिन अपने खून से एक हाथ में चैन और दूसरे हाथ में कटर बना लेता है। हम देखते हैं कि टाइटन से लगा हुआ पिछला हिट अभी बेसिकी को दर्द दे रहा होता है, लेकिन अगर वो अभी यहाँ से भागता तो उसका एंड हो जाना तय था। सेम टाइम पर दो वेपन क्रिएट करना सच में बहुत ज्यादा सीरियस कंट्रोल मांगता है और ये साफ दिख रहा होता है कि जिन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और उसका एज भी बहुत क्लियर है। असल में ओनी ब्लड किसी भी सेफ और स्ट्रेंथ को ले सकता है। दिमाग में बनी हुई इमेज सिर्फ नर्व्स के जरिए ही नहीं बल्कि ब्लड स्ट्रीम से भी ट्रेवल करती है। ब्लड को सेव करना पूरी तरह से ब्रेन सिग्नल्स पर डिपेंड करता है। हर इंसान के अपने ट्रॉमा होते हैं। कोई अपने डर को रिलीज करता है तो कोई अपने टेस्ट और प्रेफरेंस को और कोई अपने पास्ट एक्सपीरियंस को। ओनी ब्लड अपने यूजर की जिंदगी के क्लिप्स दिखाता है और जब कोई अपने खून से अपना यूनिक वेपन बना ले तो इसे कहते हैं ब्लड एक्लिप्स।
एक्लिप्स रिलीज। अब आगे हम देखते हैं कि जिन टाइटन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वो पहले टाइटन के एक हाथ पर वार करता है, फिर उसके सिर को काटने के लिए जाता है, लेकिन टाइटन अपने ही हाथ से अपने सिर को बचा लेती है। इधर वही शिकी भी अपने ब्लड को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा होता है। तभी वो नोटिस करता है जिन जो भी क्रिएट कर रहा है वो सब कटिंग कैटेगरी वेपन्स हैं। हुमारी ने एक टाइटन बना दी है और नाइटो का भी अपना अलग ही वेपन है। अब शिकी यहाँ पर समझ जाता है कि हर कोई किसी न किसी चीज में मास्टर है और वो बेचारा तो नल्ला है। अब आगे हम देखते हैं कि टाइटन ने अपना कटा हुआ हाथ रीजनरेट भी कर लिया होता है। तभी इसके बाद वो जिन पर अटैक करती है। जिन जंप लगाकर अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी टाइटन अपना मुंह खोलती है और जिन को ऐसा लगता है कि वो फिर से अपना ब्लड फैलाएगी, पर इस बार टाइटन जोर से चिल्लाती है और इस आवाज की वजह से जिन के कानों से खून निकलने लगते हैं। नाइटो को लगता है कि शायद इन दोनों का यही लिमिट है, वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन शिकी तभी अपना ब्लड एक्लिप्स रिलीज कर देता है। शिकी अपने खून से एक बहुत बड़ी गन बना लेता है। ओह फाइनली समझ ही गया मैं, अब रेडी हो जाओ। क्या बात है यार, ऐसा लग रहा है जैसे ये गन मेरी बॉडी का ही पार्ट हो यार। जो इस समय मैं फील कर सकता हूँ वो कोई और फील नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइटन शिकी पर अटैक करती है, लेकिन शिकी पहले ही साइड में मूव कर जाता है और सीधे टाइटन पर शूट करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि टाइटन की पूरी बॉडी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पर जिन और नाइटो शिकी की पावर देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हुमारी बेचारी बेहोश हो जाती है। अब जिन यहाँ मन में सोचता है कि आखिर वो फायर पावर थी क्या, पर तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अब जिन और भी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि शिकी की पावर ने सिर्फ हुमारी के एक्लिप्स को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि वेदर तक चेंज कर दिया था, और इतना ज्यादा ब्लड यूज करने की वजह से शिकी भी बहुत कमजोर हो जाता है और वह बेचारा नीचे गिर जाता है। उसकी बॉडी मूव तक नहीं कर पा रही होती। असल में शिकी ने बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड रिलीज कर दिया है और इसी वजह से उसकी बॉडी पैरालाइजेज स्टेट में चली गई है। वर्स्ट केस में इतना ब्लड यूज करने से डेथ भी हो सकती है। शिकी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये सब नाइटो शिकी से कह रहा होता है, लेकिन वह अपने मन में सोचता है आखिर इसने जो पावर दिखाई है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम थी। सेंसी पहले आप हुमारी को देखिए, उसने भी बहुत ज्यादा ब्लड यूज कर लिया है। मेरी चिंता आप बाद में करो। अब यहाँ पर नाइटो मन में सोचता है यार खुद की हालत इतनी खराब है फिर भी ये दूसरे की चिंता कर रहा है, आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। अब वो समझ जाता है कि शिकी चाहे कितना भी बेवकूफ लगे लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। तभी जिन अचानक नाइटो पर अटैक कर देता है, हालांकि नाइटो उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। अब हमें ये साफ दिख रहा होता है कि जिन को उन दोनों की कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सुना, मैं वैसे तो अपने सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करता हूँ, लेकिन सच में तुम जैसे टाइप के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे यार कोई मुझे पसंद करे मैं उसके लिए नहीं बनाऊं, बस आप इतना बताइए कि जो आपने कहा था वो सब सच है ना। हाँ ये सब सच है। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम ग्रेजुएट हो जाओगे और अपनी पसंद की यूनिट चूज कर सकोगे। यार टेंशन मत लो, मैं अपना ब्लड यूज नहीं करूंगा, मुझे इतना भी कमजोर मत समझो। इसके बाद जिन फिर से नाइटो पर अटैक करता है। नाइटो अपनी अम्ब्रेला से उसका अटैक रोक लेता है। जिन पीछे जाकर फिर से अटैक के लिए आता है, पर तभी नाइटो अम्ब्रेला के अंदर से स्मोक फैला देता है। अब जिन यहाँ पर समझ जाता है कि ये सरप्राइज अटैक के लिए है, लेकिन जैसे ही नाइटो पास आता है नाइटो रबर बुलेट से जिन के हाथ पर शूट कर देता है। अब जिन यहाँ पर शॉक हो जाता है और एक पेड़ के पीछे वह छुप जाता है। तुम क्लोज कॉम्बैट फाइटर हो, मैं तुमसे डिस्टेंस बनाए रखूंगा। ये रबर बुलेट्स हैं, लेकिन टाइटन से फाइट में तुम्हारा हाथ ऑलरेडी इंजर्ड है। ये बुलेट्स तुम्हें काफी दर्द दे रही होंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जिन के पास लॉन्ग रेंज के लिए भी वेपन होता है। वो बाहर निकलकर ब्लड स्प्रे यानी कि बाइसेक्शन डांस से नाइटो पर अटैक करता है, पर नाइटो उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद जिन 2 बार और अटैक करता है, लेकिन नाइटो हर बार बच जाता है। अब जिन मौका देखकर नाइटो के पास आता है, उसे लगता है कि वो शायद जीत गया, लेकिन तभी नाइटो कुछ फेंकता है। लेकिन जिन को लगता है कि ये शायद ग्रेनेड है, लेकिन असल में वो स्मोक ग्रेनेड होता है। अब जिन सोचता है कि नाइटो फिर से वही टेक्निक यूज करेगा, लेकिन इस बार नाइटो जिन के पीछे पहुंच जाता है और उसकी पीठ पर जोरदार पंच मारता है और जिन दूर जाकर गिरता है। इसके बाद नाइटो अम्ब्रेला से जिन को दबा देता है। अभी तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि तुम इस अम्ब्रेला से भी नहीं छूट पाओगे। अगर ये रियल बैटल होती तो तुम अब तक खत्म हो चुके होते। अब जिन यहाँ पर गुस्से से भर जाता है। शिकी हैरान होता है कि नाइटो ने इतनी आसानी से जिन को कैसे हरा दिया। इसके बाद नाइटो जिन से कहता है अपने डैड को देखने के लिए इतनी उतावली क्यों हो? अरे आपको मेरे डैड के बारे में कैसे पता? असल में मैंने तुम्हारी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी और मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर एक मोमोतारो है। क्या जिन के डैड भी मोमोतारो है? अब जिन
यहाँ पर बताता है कि उसके डैड ने उसकी फैमिली और उससे सब कुछ छीन लिया था। उसके शरीर पर जो स्कार्स हैं वो उसके डैड के दिए गए जख्मों के निशान हैं। वो कचरे की तरह जीता रहा सिर्फ एक मकसद के लिए और वो था अपने डैड को खत्म करना। अब जिन यहाँ पर गुस्से में अम्ब्रेला से छूट जाता है, लेकिन नाइटो उससे कहता है बस बहुत हुआ बच्चे। इसके बाद नाइटो जिन को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। अगर गोल चेंज करते हुए मर भी गए तो वो गोल मीनिंगलेस हो जाता है, इसलिए अपने गोल के लिए जिंदा रहो। अब थोड़ी देर के बाद नाइटो नर्स को बुला लेता है। हमारे ऑफिशियली ट्रायल से रिलीज हो जाती है और वही जिन को बांध दिया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ शिकी बचा है। शिकी की स्ट्रेंथ थोड़ी वापस आ जाती है। अब यहाँ पर नाइटो बताता है कि ट्रायल के लिए 4 मिनट 42 सेकंड्स बाकी हैं। वो शिकी को एक बॉल दिखाता है जो उसे रास्ते में मिली थी। सुनो शिकी, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो बचे हुए टाइम में मुझसे फाइट करके ये बॉल ले लो या फिर दूसरी बॉल ढूंढो। शिकी पहले से जानता था कि इतने हार्डकोर अपोनेंट नाइटो सेंसी से सीधे भिड़कर बॉल लेना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वो बिना टाइम बर्बाद किए दूसरी बॉल ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं हम देखते हैं कि नाइटो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। इधर जिन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपनी ओनी ब्लड को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से वो उस रस्सी से भी छूट नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि शिकी वहाँ पर आ जाता है। यार सुनो, अगर हम दोनों साथ में काम करें तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। क्या हम दोनों साथ में काम? शिकी समझ जाता है कि वो अकेले नाइटो का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने जिन के साथ टीम अप करने का ऑप्शन चुना था। लेकिन भाई जिन तो जिन है, अगर वो शिकी के साथ टीम अप करेगा तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा यार, क्योंकि शिकी से हेल्प लेना उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। यार जिन सुन, हम दोनों अलग नहीं है, मेरे डैड भी एक मोमोतारो थे। अब ये सुनते ही जिन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हारा ईगो या तुम्हारा गोल? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन थोड़ा सा टाइम लेता है पर वो टीम अप करने के लिए रेडी हो जाता है। हालांकि वो शिकी को साफ कहता है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा, बल्कि तुम मेरे साथ काम करोगे। अब इन दोनों का जो भी मसला हो, पर ये दोनों आखिर में टीम अप कर लेते हैं। इधर नाइटो शिकी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिना बॉल लिए ही स्कूल वापस जा रहा हो। तभी उसकी नजर शिकी पर पड़ती है। वो तुरंत उसके सामने आता है। क्या बिना बॉल वापस जा रहे हो? ऐसा किया तो काउंट नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जिन अचानक नाइटो पर अटैक कर देता है, पर नाइटो उसे डॉज कर लेता है और समझ जाता है कि इन दोनों ने अब टीम अप कर लिया है। हालांकि नाइटो को यह भी पता था कि अभी ये दोनों अपना ओनी ब्लड प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन तभी नाइटो नोटिस करता है कि जिन वही रोप लेकर आता है जिससे वो पहले बंधा हुआ था। रोप के सिरे पर एक भारी पत्थर बंधा हुआ होता है और जिन पूरी ताकत से रोप को नाइटो की तरफ फेंकता है। अब शिकी और जिन रोप के दोनों एंड्स को पकड़कर नाइटो को जोर से खींचने लगते हैं। तभी जिन अपने लास्ट ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल करके नाइटो पर अटैक करता है। नाइटो उसे डॉज तो कर लेता है, लेकिन उसका बैलेंस यहाँ पर बिगड़ जाता है और मौका देखते ही शिकी नाइटो के हाथ पर जोर से धक्का मारता है और बॉल नीचे गिर जाती है। अब नाइटो यहाँ पर सोचने लग जाता है अभी 3 मिनट बाकी है। अगर जिन बॉल उठाता है तो शिकी उसे चेंज करेगा और उन दोनों के चक्कर में मैं फिर से बॉल ले लूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि शिकी जिन से कहता है बॉल उठा लो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। अब ये सुनकर जिन और नाइटो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। जिन बॉल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अरे देखा सेंसी, हमने आपसे बॉल ले ही ली और आपका तो अच्छी तरह से कट गया। अब हम देखते हैं कि नाइटो शिकी को कुछ याद दिलाता है कि अगर जिन ने उस बॉल से स्कोर किया तो सिर्फ वही पास होगा और शिकी एक्सपेल हो जाएगा। अब ये सुनते ही शिकी को अपनी गलती समझ में आ जाती है। वो ये बात पूरी तरह से भूल ही गया था। तुम लोग इतना बेवकूफ हो गए, ये मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया था। इधर जिन आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे बार बार शिकी याद आने लगता है। यार उसने बिना कुछ सोचे ही मेरी हेल्प कर दी। अब हम देखते हैं कि जिन को अंदर से बैड फील होने लगता है और वो वापस लौट आता है। अब यहाँ पर दोनों शिकी और नाइटो हैरान रह जाते हैं कि ये वापस क्यों आ रहा है। जिन शिकी से कहता है मुझे तुम गलत मत समझना, मुझे तुम्हारी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। अगर तुम एक्सपेल भी हो गए तो मैं अपना गोल खुद पूरा कर लूंगा। अब ये सुनकर शिकी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा क्रिएचर वहाँ पर सामने आ जाता है। अब नाइटो सबको तुरंत रुकने के लिए कहता है ये मोको है, ओनी एजेंसी का बाको एक्सप्रेस, यानी कि हाई स्पीड कुरियर, और ये बिना ट्रेस छोड़े अर्जेंट मैसेजेस डिलीवर करता है। अब नाइटो यहाँ पर समझ जाता है कि अगर मोको यहाँ आया है तो जरूर कोई इमरजेंसी आने वाली है। अब यहाँ पर नाइटो मैसेज एक्टिवेट करता है और हमें पता चलता है कि मैसेज ओनी एजेंसी यानी कि क्योटो ब्रांच से है। मोमोतारो एजेंसी ने अटैक कर दिया है, हमें तुरंत इमरजेंसी बैकअप चाहिए। अब हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि 1 घंटा बीत चुका होता है, लेकिन अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया। तभी शिकी, जिन और नाइटो भागते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर जूजी नोटिस करती है कि हुमारे उनके साथ नहीं है। असल में हुमारे ने बहुत ही ज्यादा ब्लड यूज कर लिया था, इसलिए उसे इन्फर्मरी भेज दिया गया। वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। एक और न्यूज, अभी सभी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंसिल है। पर क्यों? क्योंकि क्योटो ब्रांच ने इमरजेंसी
बैकअप रिक्वेस्ट भेजी है और हम तुरंत क्योटो जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये सभी क्योटो की तरफ निकल पड़ते हैं। शिकी अब अपने हॉर्न्स को अपीयर डिसअपीयर करना सीख चुका था और वो कुछ ज्यादा ही शो अप कर रहा था, लेकिन उसे पता चलता है कि बाकी सब ये पहले से ही सीख चुके होते हैं। या सेंसी, क्या हम सच में उसी एजेंसी में जा रहे हैं जो ऑलरेडी अटैक में है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, बाकी क्लासेस अपने फील्ड में है और वैसे भी तुम लोग फाइट्स के लिए नहीं बल्कि सपोर्ट्स के लिए वहाँ पर जा रहे हो। यार हमें ऐसे क्लॉथ्स क्यों पहनाए गए हैं? सुनो, हम सब ह्यूमंस के बीच जाने वाले हैं, तुम्हें नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह दिखना होगा और ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे पुलिस को तुम पर शक हो। हाय सेंसी, आप मेरी कितनी चिंता करते हैं। पर सेंसी, मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई, हम आखिर किस तरह का सपोर्ट करेंगे? ज्यादा लोग होंगे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़केगा। क्या सेंसी, मैं मर रहा हूँ? यार ड्रामा बंद कर अपनी तू। अब यहाँ पर नाइटो एक्सप्लेन करता है, हर म्युनिसिपैलिटी में एक ओनी एजेंसी यूनिट होती है, उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट बैटल यूनिट, जब मोमोतारो अटैक करते हैं तो ये फ्रंट लाइन में फाइट करते हैं, एंड सेकंड सपोर्ट यूनिट, ह्यूमंस के बीच रहने वाले ओनी की हेल्प, ऑर्फन्स ओनी को प्रोटेक्ट करना, डेली लाइफ असिस्टेंस और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। असल में ओनी डायरेक्टली नॉर्मल डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, इसलिए सपोर्ट यूनिट्स मेडिकल केयर भी प्रोवाइड करती है। मोमोतारो से फाइट में इंजर्ड ओनी को रेस्क्यू और ट्रीटमेंट देना भी सपोर्ट यूनिट का काम होता है और तुम लोग वहीं अब सपोर्ट यूनिट बनकर जा रहे हो। क्या बकवास है यार, पर खैर चलो, स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ये भी अच्छा चांस है, लेकिन अगर वो आदमी वहाँ हुआ तो? असल में जिस मोमोतारो को तुम ढूंढ रहे हो वो क्योटो में नहीं बल्कि मोमोतारो एजेंसी की भी रीजनल ब्रांचेज होती हैं और क्योटो में जो है वो इनसेन है। अब आगे हम देखते हैं कि ये सभी क्योटो पहुंच चुके होते हैं। सुनो तुम सब, ओनी बेस अराडा डायरेक्ट टेम्पल के अंडरग्राउंड में है। अब इसके बाद सब एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं जिसका नाम होता है मिजोमोटो। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दादी पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद वो सबको अंदर ले जाती है। अंदर हम देखते हैं कि एक सीक्रेट पैसेज होता है जो अंडरग्राउंड जाता है। अब इसे देखकर सब लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर मोमोतारो एजेंसी के दो मेंबर्स दिखते हैं, सुबेकिरी मोमोमिया जो कि होता है मोमोतारो एजेंसी का कैप्टन, एंड जो दूसरा होता है योगामी मोमोकुसा और ये होता है मोमोतारो एजेंसी का वॉइस कैप्टन। इन्होंने इस जगह पर कई ओनी को खत्म कर दिया था और यहीं से क्योटो आर्क की असली शुरुआत होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुबेकिरी को ओनी और उनके ब्लड पर एक्सपेरिमेंट करना बेहद पसंद है। हम देखते हैं कि सुबेकिरी ने एक एंटी ओनी बायोलॉजिकल वेपन बनाया होता है, अगली सिर्फ और सिर्फ ओनी को ही खाता है और यह बात योगामी मोमोकुसा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सेनपाई, मैं जानती हूँ कि आपको एक्सपेरिमेंट करना कितना पसंद है, लेकिन हमारा काम ओनी को ढूंढकर खत्म करना और सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है। कहीं आप ये भूल तो नहीं रहे? यार मैं अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाता। ओनी और उनका ब्लड मुझे बहुत फैसिनेट करता है। उनका हीलिंग फैक्टर, जिस तरह वो अपने घाव भर लेते हैं और जिस तरह वो अपने ब्लड से वेपन बनाते हैं, ये सब मुझे बेहद पसंद है। सेनपाई, हमारा काम डेंजरस ओनी को सिविलियंस एरिया में घुसने से पहले ही खत्म करना है। सुनो योगामी, अगर हम ओनी ब्लड को स्टडी करें तो हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हम उसी ब्लड से हीलिंग ड्रग बना ले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओनी बच्चा होता है और वो बच्चा पूरी तरह से डरा हुआ होता है। योगामी, चलो हम अपने नेक्स्ट स्पॉट पर चलते हैं। अब यह सुनकर बच्चा थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि योगामी उसे बेहोश करने की कोशिश करती है और बच्चे को जोर का एक पंच मारती है, पर उस बच्चे का ब्लड सुबिकिरी के सूट पर गिर जाता है। अब यहाँ पर योगामी समझ जाती है कि उससे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तभी सुबिकिरी गुस्से में धीरे धीरे बच्चे के पास आता है और उसे जोर का एक किक मारता है। भले ही उसे ओनी ब्लड पर एक्सपेरिमेंट करना पसंद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे ओनी पसंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सूट पर ओनी ब्लड लग गया हुआ होता है और यह बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है। के बाद हम देखते हैं कि सुबेकिरी बच्चे को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। वो उन सभी ओनी की लाशें बच्चे के सामने ले आता है जिन्हें वो पहले मार चुका होता है। सुनो बच्चे, इनमें से कोई तुम्हारे पेरेंट्स हैं क्या? पर हम देखते हैं कि बच्चा एक वर्ड भी नहीं बोलता। अब यहाँ पर सुबेकिरी समझ जाता है कि इनमें से उसका कोई भी पेरेंट्स नहीं है। सुबेकिरी उन लाशों को बच्चे के पास ले जाकर उन्हें बच्चे के साथ कुचल देता है। अब यहाँ पर योगामी बताती है कि मोमोतारो अपने शरीर से निकलने वाले ब्लैक बैक्टीरिया की मदद से फाइट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया से वेपन्स बनाते हैं तो कुछ स्पोर्ट्स लॉन्च करते हैं। हर मोमोतारो का फाइट करने का तरीका अलग है, लेकिन सुबेकिरी की एबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा डराती है क्योंकि सुबेकिरी अपने बैक्टीरिया से ओनी कॉर्प्सेस को कंट्रोल कर सकता है। सुनो अगली, इन सब को खा जाओ। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये लोग अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाते हैं। ये अंडरग्राउंड एरिया काफी ज्यादा मैसिव होता है। नाइटो उन्हें बताता है कि इस एरिया में कुछ शॉप्स में ऐसे टनल बनाए
हुए हैं जो सीधे अराडा डेरा अंडरग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लोग ओनी एजेंसी पहुंच चुके होते हैं। सब अभी अराडा डेरा टेम्पल के नीचे होते हैं। तभी सामने के रूम से एक आदमी बाहर आता है। वह नाइटो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कुनिया को देखता है वो पूरी तरह से पागल सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी अपने बाल को सेट करता है। बस कर भाई, बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है तू। सुनिए, क्या आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगी? अबे हट बे, तेरे जैसे चीप इंसान से मैं कभी बात नहीं करती। अब ये सुनकर वो आदमी नाराज हो जाता है। ले भाई, इसका तो पोपट हो गया। असल में दोस्तों, इस आदमी का नाम होता है कायो और यह क्योटो बेस की ओनी एजेंसी का सपोर्ट यूनिट कमांडर होता है। कायो बताता है कि वो और नाइतो रेसो एकेडमी में क्लासमेट्स थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए कायो नाइतो को डैनी कहकर बुलाता है। सुनो, बातें बहुत हो गई, मैं फ्रंट लाइन पर जा रहा हूँ। अरे अरे, आप हमें भी साथ चलने दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि नाइटो उन्हें मना कर देता है। वो कायो से कहता है, सुनो, इन सबको सपोर्ट के लिए जैसे चाहो यूज करो, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक नर्स अंदर जाती है और कायो को मदद करने के लिए बुलाती है। वो स्टूडेंट्स को देखकर समझ जाती है कि ये रेसो एकेडमी से है और वो सबको अंदर आने के लिए कहती है। अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे इंजर्ड ओनी होते हैं जिनका इलाज चल रहा होता है। वो उन्हें एक बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड ओनी के पास ले जाती है और उन्हें बताती है कि ये अभी अभी फ्रंट लाइन से लाया गया है। इसके हाथ पैर कट चुके हैं, लंग्स भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं और इसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। अब ये सब देखकर शिकी पूरी तरह से पैनिक कर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कायो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होता है। सुनो दोस्त, चिंता मत करो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। यार, कोई चांस ही नहीं है कि ये बच पाए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? यार शिकी, तुम बहुत काइंड हो। मैंने सही कहा ना, तुम शिकी ही हो ना। फिक्र मत करो तुम, मैं यूं ही इस पोजीशन पर नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कायो कुछ ब्लड बैग्स लाता है। उधर दूसरी तरफ सुबेकिरी को ओनी का एक और ग्रुप मिल जाता है। वो उस ग्रुप के कमांडर और वॉइस कमांडर दोनों को मार चुका होता है और अब उससे बाकी ओनी पूरी तरह से डर जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर नाइतो पहुँचता है। वो अपना ब्लड एक्लिप्स यूज करके सुबेकिरी पर अटैक करता है, लेकिन सुबेकिरी ओनी कॉर्प्सेस को कंट्रोल करके अटैक ब्लॉक कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि नाइतो और सुबेकिरी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी। मदानो, आखिर तुम क्योटो में क्या कर रहे हो? अब भी पहले जैसे ही हो तुम, बिना वार्निंग के ही अटैक कर देते हो तुम तो यार। वैसे मदानो, तुम्हें पता है यहाँ एक जगह है जहाँ बहुत सारे ओनी छुपकर इकट्ठा हो रहे हैं। अगर मैं उन सबको वाइप आउट कर दूं, तो तुम्हें नहीं लगता कि क्योटो की ओनी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। ओह सच में? अगर तुम्हें पता नहीं होता तो तुम यहाँ क्यों आते? शायद अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आज जो मजेदार सीन्स देखे वो काफी है मेरे लिए। क्या सच में तुम ऐसा ही कहोगे? अरे नहीं नहीं यार, मेरे पास तो तुम्हें दिखाने के लिए परफेक्ट सीन है और वो है हेल। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कायो ब्लड बैग्स का खून अपने ही बॉडी में इंजेक्ट कर रहा होता है। यार वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये ब्लड तो इंजर्ड ओनी को देना चाहिए। तभी नर्स शिकी को चुप रहने के लिए कहती है। सुनो, तुम्हें आर्म्स चाहिए या लेग्स? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। अगर तुम एक बार मुंह खोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें आर्म्स चाहिए, और अगर 2 बार खोलोगे तो तुम्हें लेग्स चाहिए।